इवनिंग स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में हमने रोल ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ा था और ये उसी का सेकंड पार्ट है। अब इसमें क्या बात की गई है कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। तकनीकी सशक्तिकरण के लिए जो शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जो विभिन्न आयोग आए थे उन्होंने इसे गंभीरता से लिया था और इसके ऊपर फोकस किया था, लेकिन अब हमें और गंभीर रूप से इसके ऊपर विचार करना चाहिए और कुछ सुझाव दिए गए हैं, इन्हें ही ध्यान में रखकर हमें शिक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर बल देना चाहिए। फर्स्ट है एजुकेशन ऑफ साइंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लास, कि विभिन्न स्तरों पर विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यह बच्चे के आसपास के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए और माध्यमिक स्तर पर सैद्धांतिक ना होकर होम टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाए कि वो छोटे मोटे जो घरेलू उपकरण हैं उनको स्वयं ठीक कर सकें, और जो बच्चे हैं वो किचन आदि का काम है, गार्डनिंग है, इसको करने योग्य हो सकें, और जो भी विज्ञान के अंतर्गत उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसे प्रयोग में लाएं। अब जैसे बच्चों को और बच्चे विज्ञान के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको ऑब्जर्व करें। जैसे साइफन मेथड है, जब हम पिचकारी भरते हैं तो हवा की प्रेशर से जो पानी होता है वो भरा जा सकता है, या हम मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें आउटर जो जोन है वो ब्लू कलर की है, जो मिडल जो जोन है वो येलो कलर की है, और जो इनर जोन है वो ब्लैक कलर की है। ठीक है, और उच्च स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता पाने के इच्छुक विद्यार्थी ही इस विषय का चयन करते हैं। अतः उनके द्वारा चुने गए वैज्ञानिक विषयों की सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की जानकारी उन्हें दी जाए, उन्हें शोध के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब जो रॉबर्ट ए मिल्की कन है वो क्या कहते हैं, साइंस वर्क्स टूवर्ड्स ऑन 2 feet, नेमली थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, बट कंटिन्यूस प्रोग्रेस इज ओनली मेड बाय द यूज ऑफ बोथ। मतलब जो थ्योरी है और जो एक्सपेरिमेंट है उन दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए। अब और उन्हें शोध के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। अगला है डेवलपिंग डिस्कवरिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग रादर देन इंफॉर्मेशन। मतलब तथ्यों की जानकारी देने की अपेक्षा शिक्षा द्वारा उनमें वैज्ञानिक ढंग से खोजबीन करने व आलोचनात्मक चिंतन करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। मतलब बच्चा सिर्फ एक किसी चीज़ को क्रैम ना करे, वो इस चीज़ को देखे कि इस जो चीज़ ये उस कारण, इसका कारण क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो उसके अंतर्गत कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला है रोल ऑफ एक्सपर्ट्स इन साइंस। मतलब जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम हैं या अध्यापकों के लिए गाइडलाइंस हैं वो विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा ही तैयार की जानी चाहिए, ताकि जो विशेषज्ञ हैं वो साइंस के फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे। अगला है साइंस शुड बी इंटरलेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स, कि उच्च स्तर पर जो साइंस है उसको कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान को अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ेंगे तो हमें टेक्नोलॉजीज कैसे यूज़ करते हैं उन और नई नई टेक्निक्स जो आ रही हैं उनको किस प्रकार यूज़ करना है। ठीक है, तो एक कॉमन नॉलेज उससे मिलती है हमें। फिर अगला है टीचर्स रोल। अब विज्ञान विषय में ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाएं जो विज्ञान व शिक्षण दोनों में रुचि रखते हैं और जो मतलब कठिन कंसेप्ट हैं, मतलब मुश्किल संप्रत्य हैं, उनको आसान तरीके से स्पष्ट करने में सक्षम हो, और जो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट है, ठीक है, उसको विज्ञान के महत्व से अवगत कराएं। मतलब जो टीचर है वो मतलब कंसेप्ट को इजी कर दें। ठीक है, अब जैसे टीचर है कुछ बताना चाह रहा है तो मतलब वो उस आसान तरीके से बताए कि बच्चा है जो वो समझ जाए। अब जैसे एसिड या बेस में हम डिफरेंस बताना चाहते हैं, कलर
एसिड या अम्ल व क्षार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो उसके एक्सपेरिमेंट आप बच्चों से घर पे करवा सकते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी एसिड है, तो उसका जो कलर होता है वो पीला होता है, लेकिन किसी चीज़ के साथ जब वो बेस के साथ रिएक्शन करती है तो उसका कलर लाल कलर का हो जाता है। जब हमारी शर्ट पर अगर दाग आता है तो वो पीला आता है, लेकिन जब साबुन से धोते हैं तो वो रेड हो जाता है। मतलब बच्चे को इस तरह बताएं कि बच्चा है वो उसको आसानी से समझ सके। छठा है फैसिलिटीज़ फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस, कि जो बच्चा है उस शिक्षा संस्थानों में विज्ञान पढ़ाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। मतलब अच्छी साधन संपन्न प्रयोगशालाएं का होना बहुत ही आवश्यक है। लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इक्विपमेंट्स हों, ठीक है, और जो भी चीज़ें जरूरत की होती हैं वो सभी होनी चाहिए। फिर है सब्जेक्ट टीचर रिलेट सब्जेक्ट टू लाइफ एंड टेक्नोलॉजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो विभिन्न विषयों के अध्यापक हैं वो अपने विषयों को जीवन व तकनीकी के साथ जोड़कर बनाएं और उनमें यह भावना विकसित करें कि क्षेत्र विशेष में हम जहाँ तक पहुँच गए हैं उसका मुख्य कारण है कि विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों को जीवन में प्रयोग। इससे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीकी सशक्तिकरण को शिक्षा के उद्देश्यों में मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए, तभी इसकी प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक सियासी कदम उठाए जा सकते हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं कैसे यूज़ करनी है दूसरे विषयों में। अब जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में फोनेटिक्स होते हैं, तो फोनेटिक्स में जो साउंड्स होती हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फोनेटिक्स के जो चार्ट हैं वो आप दिखा सकते हैं, फोनीम्स चार्ट होते हैं जो, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शंस हैं बता सकते हैं, फाइलिंग राइजिंग टोन के बारे में बता सकते हैं। मतलब जैसे अब बच्चों को क्या बताया जाता है कि 5 वोवल साउंड्स होती है, लेकिन नहीं, हमें बताना चाहिए कि उन्हें 20 वोवल साउंड्स होती हैं, 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं, और उनको वो चार्ट बताने चाहिए कि वो साउंड्स में क्या क्या डिफरेंस है। जो आ से साउंड शुरू होती हैं या ए भी बोल देते, मतलब साउंड्स एक अल्फ़ाबेट से कई कई प्रकार की साउंड उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो अंत में यह कहा जा सकता है कि तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, बशर्ते इसके लिए कुछ सुविचारित व्यवस्था की जाए। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एजुकेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है उसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है, कैसे इंटररिलेटेड है। अब जो डिस्टेंस एजुकेशन है, अब जो डिस्टेंस एजुकेशन है यह दूर दूर तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए हार्डवेयर के माध्यम से संबंधित है। इसमें सॉफ्टवेयर माध्यम भी यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर में जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासेस हैं, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से जो शिक्षा का खर्च है वो भी कम हो गया है। और सिल्वरमैन ने हार्डवेयर अप्रोच को रिलेटिव टेक्नोलॉजी का नाम दिया है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसको कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। अब जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसमें कार्य विश्लेषण, लक्ष्यों को स्पष्ट शब्दों में लिखना, समुचित शिक्षण नीतियों का चयन, सही अनुक्रियाओं के लिए पुनर्बलन और निरंतर मूल्यांकन इसकी विशेषताएं हैं। अब अगला है न्यू मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू मॉडल्स डेवलप हुए हैं। जैसे ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को अप्लाई किया जा रहा है, सस्पेंस इंक्वायरी मॉडल है, ग्लेजर्स बेसिक मॉडल है, गैनेस मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, ठीक है। और इससे क्या हुआ है, जो टीचिंग लर्निंग है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हुई है। फिर है टीचिंग एंड लर्निंग लेस टाइम, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन से क्या हुआ है कि जो टीचिंग अधिगम है और अध्यापन है वो कम समय में हो गया है। कि जो कंसेप्ट आपको समझाने में वर्बली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप उसको पिक्चर से, ऑडियो से, वीडियो से बहुत ही कम समय में समझा सकते हैं, और वो काफ़ी लंबे समय तक आपके ध्यान में रहता है, ठीक है। क्योंकि चाइनीज़ प्रोवर्ब है, ए पिक्चर इज बेटर देन 100 वर्ड्स, ठीक है। फिर अगला कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम,
कि कंप्यूटर के ऊपर विभिन्न प्रोग्राम बनाए गए हैं कि कंप्यूटर पर विद्यार्थी खुद स्वयं पढ़ सकता है, या प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें वो पेपर्स अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है, अपने रिसर्च के बारे में देख सकता है, ठीक है। फिर है डिफरेंट प्रोग्रामिंग। अब जैसे अनुदेशनात्मक सामग्री भी इसमें शामिल है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपको लाइन टू लाइन एक बॉक्स फ्रेम के जरिए पढ़ाया जाता है, पहला फ्रेम फिर दूसरा तीसरा, ठीक है। और इसको जो डेवलप है वो बी एफ स्किनर ने किया था, और जो अभिकर्मित अनुदेशन द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने में बहुत सहायता मिली है। इसी तरह से ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, उसको नॉर्मन क्राउडर ने डेवलप किया था। इसमें रिमीडियल फ्रेम्स होते हैं, अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं और गलत करें तो आपको फिर रिमीडियल फ्रेम में वापस आना पड़ता है, फिर रिमीडियल से ब्रांचिंग में जाना पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग है जिसमें गिलबर्ट ने जिसको डेवलप किया था, ठीक है। तो इस प्रकार के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसने एजुकेशन को ईजी बना दिया है, ठीक है। फिर है फीडबैक डिवाइसेस फॉर टीचर बिहेवियर। अब इसमें क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने सिमुलेटेड टीचिंग है, जैसे सिमुलेटेड में जैसे रोल प्लेइंग होती है, टू लर्न द आर्ट एंड टेक्निक्स थ्रो रोल प्लेइंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कक्षा का स्तर रिड्यूस क्लासेस और टाइम को रिड्यूस कर दिया जाता है और एक टाइम में एक स्किल डेवलप की जाती है, जैसे एक प्रोबिंग क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल है, स्टिमुलस वेरिएशन है, और स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और क्लासरूम इंटरेक्शन द्वारा अध्यापक के व्यवहार का संशोधन द्वारा शिक्षा तकनीकी अध्यापकों को उनके कार्य को तैयारी में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। फिर अगला है बेनिफिट मैनी स्टूडेंट्स। अब शिक्षा तकनीकी सब अनुदेशन प्रोग्रामों द्वारा अनुदेशन को व्यक्तिगत बनाने में सहायता प्रदान करती है। यह कंप्यूटर है, टीवी है, कुछ सहायता शिक्षा के प्रोग्रामों को जनसंख्या तक पहुंचाने में आसानी महसूस हुई है कि अब एक जो प्रोग्राम है वो आसानी से बच्चों तक पहुंच जाता है। फिर है स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप ही पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की गेम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, टेक्निक्स अडॉप्ट करके यूट्यूब है, गूगल है, जी मीट है, जूम ऐप है, ठीक है। एक टाइम में आप बहुत सारे विद्यार्थियों को उससे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेज लेबोरेटरी में भी टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई है जिससे लैंग्वेज लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश हुई है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, और भी अन्य लैंग्वेज हैं बच्चों को सिखाई जा रही हैं। अब जो टेक्नोलॉजी है इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हर फील्ड में, लेकिन कुछ विद्वानों के जो कोट्स हैं वो क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, कि टेक्नोलॉजी बेस्ट तब है जब वो व्यक्तियों को साथ में लाती है। फिर कुछ कहते हैं कि द रियल डेंजर इज नॉट डैट कंप्यूटर्स विल बिगिन टू थिंक लाइक मैन, बट डैट मैन विल बिगिन टू थिंक लाइक कंप्यूटर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य खतरा यह नहीं है कि कंप्यूटर्स आदमी की तरह सोचना शुरू करेंगे, बल्कि खतरा यह है कि आदमी कंप्यूटर की तरह सोचना शुरू ना कर दें, ठीक है। फिर कुछ एक ने कहा है ओल्ड रोबोट्स आर बिकमिंग मोर ह्यूमन एंड यंग ह्यूमन आर बिकमिंग मोर रोबोट्स, मतलब The history of technology in education. Let's begin. आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाया है शिक्षा के द्वारा, और चेंजेस आए हैं।
ब्लैक बोर्ड्स का यूज़, चॉक बोर्ड स्टेट्स, ऑडियो विजुअल एज, रेडियो का यूज़ किया जा रहा है, प्रोजेक्टर्स जब यूज़ करते हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटर्स है, टेलीविज़न, वीसीआर, ऑडियो टेप। कंप्यूटर एज 1990 में आई थी। हमारी जो शिक्षा नीति 1986 है उसमें भी कंप्यूटर एजुकेशन पर फोकस किया गया था। How are you going to shape the classroom of tomorrow? अब कहा गया कि वी नीड टेक्नोलॉजी इन एवरी क्लासरूम एंड इन एवरी स्टूडेंट एंड टीचर्स हैंड बिकॉज इट इज़ द पेन एंड पेपर ऑफ आवर टाइम एंड इट इज़ द लेंस थ्रू विच वी एक्सपीरियंस मच ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हमने जो टेक्नोलॉजी है उसको शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और देते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।